इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर 14, गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ये ऐसा दौड़ा के अंदर एक पोर्शन है छोटा सा, लॉज ऑफ मोशन का हम सॉल्व कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और बड़ा टेस्टी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप फिगर को देख लो, फिगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ से इंक्रीज हुआ है, फिर ये हो गया है। तो मोशन कुछ इस तरह से हो रही है। आपसे कह रखा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ये है। अब आप बताओ व्हाट इज, पहला फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स बताना है पार्टिकल पर लगने वाला। कब? जब t की वैल्यू 0 से छोटी थी। 0 से छोटी का मतलब ये है यहाँ पर, ये 0 से छोटी वैल्यू है टाइम की। टाइम की वैल्यू जब निगेटिव में है, निगेटिव में सिर्फ पोजीशन के हिसाब से ले रहे हैं। जब टाइम की वैल्यू ये थी, है ना, लेस देन 0 थी, तब आप फोर्स बताओ। और जब टाइम की वैल्यू 4 सेकंड से बड़ी थी, मतलब यहाँ आपको फोर्स बताना ए बी वाले पोर्शन में, और यहाँ आपको फोर्स बताना, और साथ में आपको 0 से 4 सेकंड मतलब ये वाले टाइम में, इतने टाइम इंटरवल में फोर्स बताना। तो कैसे बताएंगे फोर्स? अब आप ये सोचो, फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको फोर्स बतानी है। तो मुझे एक बात बताएं, ग्राफ किस किस के बीच प्लॉट किया गया है? पोजीशन और टाइम के बीच में। जब पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो अब आप ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक टाइम तो बढ़ा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुई। पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट की रेस्ट में है। देखो आप, अगर पोजीशन बढ़ती तो ऊपर जाता ना पॉइंट, लेकिन नहीं गया, स्ट्रेट लाइन आई है जो कि ओरिजिन पर जाकर मिल गई। तो इस वाले केस में या फिर इस वाले पोर्शन में आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और जब रेस्ट में है तो रेस्ट में रखे हुए ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लगती है। अगर आप इस वाले ग्राफ को देखें, ए बी लाइन को, आप देखेंगे कि ए बी लाइन के लिए भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। ए बी के लिए पोजीशन अगर चेंज होता तो ऊपर या नीचे को आता, लेकिन ए से बी तक जब टाइम बढ़ा है तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। जब पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो ए से बी और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों केसेस में कोई फोर्स नहीं लग रही होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो आप ये वाली बात कह सकते हैं, है ना, फॉर t लेस देन 0 एंड t ग्रेटर देन 4, आप कहेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंजेस, ऐसे लिख सकते हैं। सो देयर इज नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं O से A तक के लिए। 4 0 से बड़ा है t और 4 से छोटा है ना, 0 से बड़ा और 4 से छोटा। तो यहाँ की बात कर लेते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और आपको पता है पोजीशन टाइम ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को बताती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि टाइम के साथ पोजीशन इक्वली चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इसमें फिर ये पता चल जाता है कि किसी भी हाल में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं आता है। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सीलरेशन नहीं है, और जब एक्सीलरेशन नहीं है तो किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4 द ग्राफ इज straight line, so no force acts on it, कोई फोर्स नहीं लग रही। तो आपने पहला वाला पोर्शन कर लिया। अब सेकंड वाले पार्ट की तरफ को चलते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा? इम्पल्स बताओ जब t इज इक्वल टू 0 था और t इज इक्वल टू 4 पर। बड़ा ज़बरदस्त पार्ट है ये भी। इम्पल्स कैसे बताएंगे? इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, इम्पल्स जिसको आप I कहते हो, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। बस ख़त्म। अगर आपने मोमेंटम में चेंज निकाल दिया तो वही इम्पल्स कहलाता है, mv-u। अगर आप ये चेंज निकाल लेते हैं तो यही इम्पल्स है। तो एक काम करते हैं, हमसे कह रहा है t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो आप इम्पल्स बताओ। तो इम्पल्स बताने के लिए आप चेंज इन मोमेंटम देखोगे, तो आप कहोगे फॉर t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 के लिए इम्पल्स कितना हो जाएगा? आप कह दोगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? mv-u। अब मास कितना है ऑब्जेक्ट का? मास है 4 किलोग्राम। v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ आके देखो,
आपको पता है t इज इक्वल टू 0 पर, या फिर आप ये कह सकते हैं t इज इक्वल टू 0 के बाद ऑब्जेक्ट ने एक यूनिफॉर्म मोशन अपनी करनी शुरू कर दी है। तो t इज इक्वल टू 0 पर एक यूनिफॉर्म मोशन है ना। t इज इक्वल टू 0 पर तो यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट हुई है, यहीं से स्टार्ट हुई है। आप कह सकते हैं कि सर 4 पे भी है क्या? यस, 4 तक है यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन 0 से स्टार्ट हुई है। तो t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म स्पीड भी होगी, बिल्कुल होगी। तो v कैसे निकालोगे? v है ये वाली फाइनल, स्टार्टिंग किधर से हुई थी? यहाँ से हुई थी, तो v फाइनल है। तो आप फाइनल कैसे निकालोगे? स्पीड कैसे निकालोगे? यहाँ पर स्पीड होता है पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो पोजीशन कितनी है बताओ? इसमें कहीं पर भी अगर आपको स्पीड निकालनी है, इसमें ये यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये पोजीशन हो गई 3 और टाइम हो गया 4। तो 3/4 जो है इसमें स्पीड आ गई, तो आप कर दोगे इसको 3/4 माइनस शुरुआत में स्पीड कितनी थी। अब आप देखेंगे शुरुआत में कोई पोजीशन है ही नहीं, जब पोजीशन ही नहीं है तो स्पीड 0 हो गई। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हैं 4/4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गए तो वैल्यू आ जाएगी 3 आ चुकी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आया है t इज इक्वल टू 0 पर मोमेंटम। बड़ी ज़बरदस्त बात है, t इज इक्वल टू 0 पर मोमेंटम आ गया। जिस तरह से आपने t इज इक्वल टू 0 पर मोमेंटम निकाला, सिमिलरली आपको t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब आप बताएंगे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद, क्योंकि आपको t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के जस्ट बाद क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले किस स्पीड से ऑब्जेक्ट आया। अब इस वाले केस के लिए, इस केस के लिए कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए ये जो कहलाएगी ये फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, और उससे पहले जो थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी जिसकी वैल्यू 3/4 थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको मोमेंटम में चेंज देखना ही है तो आप ये कह सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम mv माइनस का u। इस वाले केस के लिए t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए इम्पल्स चाहिए। मास कितना है? मास कितना? 4 किलोग्राम। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है 0। उससे पहले वेलोसिटी कितनी थी? वो है 3/4। ठीक है भाई, ये है 4, ये माइनस में आ जाएगा 3/4। तो 4 से 4 कट गए तो वैल्यू आ जाएगी -3। तो इम्पल्स आ चुका है -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होप सो ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। तो इम्पल्स आपसे दोनों केस में पूछा गया। जब आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर देखेंगे जस्ट स्पीड कितनी है, उससे पहले कितनी थी, चेंज देख लो। यहाँ पर उससे बाद में कितनी होगी, पहले कितनी थी, चेंज देख लो। इम्पल्स इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों ही पार्ट सॉल्व कर दिए। इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्टों को समझना बारीकी से, आपको मज़ा आ जाएगा। सारे क्वेश्चन लगाते चले जाओ ऐसे ही। चलिएगा आगे चलते हैं।